नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सार्स रोग जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का न्यूमोनिया या फ्लू माना जाता है। चीन देश के गुआंगडोंग राज्य में नवंबर 2002 में फैले इस रोग की सर्वप्रथम जानकारी मिलने के पश्चात आज तक यह रोग अनेक देशों में प्रसारित हो चुका है तथा अब इसे विश्व स्तर पर खतरनाक रूप से फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस रोग से ग्रसित एक अमेरिकन व्यापारी की 2002 में मृत्यु हो गई, जब यह चीन एवं वियतनाम की यात्रा के पश्चात पुनः अपने देश लौट रहा था। हाल ही में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में सार्स रोग की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन इस नए रोग के बारे में खोज में लगी हुई है। 13 अप्रैल 2003 तक लगभग 190 सार्स के रोगियों का पता संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था। इसके पश्चात ही इस रोग की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो सकी तथा इसको फैलने से रोकने की कार्यविधि करने के प्रयास प्रारंभ हुए। 16 अप्रैल 2003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पुष्टि कर दी कि सार्स रोग होने का कारण एक नया विषाणु है जिसे कोरोना विषाणु कहते हैं। यह विषाणु इससे पूर्व मनुष्यों में नहीं पाया जाता था। हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वर्तमान में इस तथ्य की खोज में लगे हैं कि कोरोना विषाणु इसी के समान स्वरों में पाए जाने वाले विषाणु के उत्परिवर्तन स्वरूप को उत्पन्न तो नहीं हुआ है। कोरोना वायरस को एक प्रकार से विषाणुओं का समूह माना गया है। इन विषाणुओं को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर मुकुट जैसी आकृति जो है दिखाई देने के कारण इसे कोरोना वायरस नाम के से संबोधित किया जाता है। ये विषाणु वातावरण में मात्र कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकते हैं। सार्स के रोगियों में उपस्थित इस विषाणु को प्रयोगशाला में देखने के पश्चात ही यह माना जा चुका है कि सार्स रोग का कारण कोरोना वायरस ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 17 अप्रैल 2003 तक विश्व भर में 3389 सार्स रोगियों की जानकारी प्राप्त की चुकी थी। 2003 तक अर्थात 3389 रोगी जो है वो यहाँ पर हो चुके थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस इन्फ्लुएंजा जैसे रोग की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। सामान्यतया सार्स का प्रारंभ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक के बुखार से होता है। संपूर्ण शरीर में विशेष प्रकार का दर्द महसूस होने लगता है। समेकित रूप से अपनेपन का या अकेलेपन का आभास होता है और साथ में सिरदर्द होता है। कुछ रोगियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, भूख कम लगती है और खाना खाने की इच्छा नहीं होती। लगभग 2 से 7 दिनों के पश्चात सार्स रोगियों में कफ की शिकायत होने लगती है और खांसी के साथ श्वसन अवरोध बढ़ने लगता है। यदि इसके संक्रमण की बात करें तो सार्स का संक्रमण इसके रोगी के साथ संपर्क से होना प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार यह संपर्क से प्रसारित होने वाला रोग माना गया है। अंटेरिया के जनस्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर कुन्हा का मानना है कि सार्स रोग के आकस्मिक तथा यात्रा आदि में बहुत ही कम संपर्क से फैलने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इनके अनुसार सामान्य जन को अधिक भयभीत होने की इससे आवश्यकता नहीं है। इसकी रोकथाम
के उपाय भी स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा सुझाए गए हैं। इनके अंतर्गत फ्लू के समान ही सार्स के लिए भी सावधानियां रखनी होती है। अपने हाथ को बारंबार धोकर साफ रखना चाहिए। संक्रमित रोगियों के निकट संपर्क से बचना चाहिए। कनाडा सरकार ने तो यह परामर्श भी अपने निवासियों को दे रखा है कि सार्स से ग्रसित रोगियों के क्षेत्र जैसे चीन, हांगकांग, हेनाई, वियतनाम आदि की यात्रा करना हितकारी नहीं है। सार्स के उपचार के संबंध में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रगति अवश्य ही की है, किंतु इसको समूल नष्ट करने की औषधि अभी ज्ञात नहीं की जा सकी है। सार्स वायरस की पहचान कर इसके संजीन का मानचित्र तैयार किया जा चुका है। औषधि संबंधित अनुसंधान प्रगति पर है तथा विश्वास है कि शीघ्र ही वांछित औषधि बाजार में उपलब्ध होगी। वर्तमान में सर्दी से होने वाले फ्लू की औषधियों से इसका उपचार किया जाता है, जो कि एक सीमा तक कारगर सिद्ध हुआ। इंटरफेरोन का उपयोग भी इस रोग के उपचार में सहायक सिद्ध माना गया है। अनेक वायरस विरोधी औषधियों से भी रोगोपचार आजकल किया जा रहा है। कैंसर, एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कैंसर। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया होती है। साधारणतया जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य समसूत्री विभाजन से होता है। मरम्मत के दौरान मृत कोशिकाओं का स्थान नवीन कोशिकाएं लेती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि परिपक्व वयस्क में यकृत तथा मस्तिष्क की कोशिकाएं विरले ही विभाजन प्रदर्शित करती है, अर्थात इनमें विभाजन जो है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। अधिकांश कोशिकाएं अधिकतर जो है वो विभाजित होती रहती हैं। कभी कभी कोशिका विभाजन अत्यंत तीव्रता से व अनियंत्रित होकर कैंसर का रूप ले लेता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन की तीव्रता से अभिप्राय कोशिका विभाजन दर सामान्य से अधिक होना है। इसका अच्छा उदाहरण है रक्ताणु निर्मित करने वाली कोशिकाएं, जिनकी विभाजन दर अनेक कैंसर कोशिकाओं से भी अधिक होती है। अन्य कोशिकाओं की कीमत पर जो कोशिकाएं तीव्र असामान्य एवं अनियंत्रित वृद्धि प्रदर्शित करती है उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में वृद्धि को नियोप्लास्टिक ग्रोथ कहते हैं, जो ट्यूमर निर्मित करती है। साधारण बिनाइन एवं मैलिग्नेंट दो प्रकार की मानी जाती है। असामान्य एवं निरंतरित कोशिका विभाजन जो अमर्यादित होकर निश्चित स्थान तक ही सीमित रहता है, सुदम अर्बुद का निर्माण करता है। सुदम अर्बुद या बिनाइन ट्यूमर जो है सामान्यतः विभेदित कोशिकाएं स्पष्ट होती है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले बिनाइन ट्यूमर्स को घातक माना गया है। कई बार ट्यूमर कोशिकाएं रक्त तथा लसिका संस्थान के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाती हैं या सीधे ही शरीर के अन्य अंगों में प्रवेश करके विक्षेपी संक्रमण द्वारा द्वितीयक रूप से ट्यूमर निर्माण को उत्प्रेरित करती है। इस प्रकार संक्रामक कैंसर जीव की मृत्यु का कारण बनता है। अतः यह दुर्दम अर्बुदों के नाम से जाना जाता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं इसे। मैलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाने वाली अविभेदित कोशिकाओं में प्रायः केंद्रक एवं केंद्रिकाएं सामान्य से अधिक बड़ी होती है। इस प्रकार कैंसर एक प्रकार का ट्यूमर है जो उत्तकीय असामान्य अतिवृद्धि से बनता है। इसका सामान्य उत्तक से किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। यह उत्तक की स्वतंत्र स्वायत्त अनियमित वृद्धि होती है जो असामान्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। कैंसर की कोशिकाएं हानिप्रद होती है कारण कि ये एक परजीवी सिक्के पर पोषी पर वृद्धि करने की भांति असामान्य वृद्धि प्रदर्शित करने लगती है।
कैंसर कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे ये ट्यूमर सदैव शरीर में उपस्थित ऊतक या कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ट्यूमर कोशिकाएं अविभेदित एवं एनाप्लास्टिक अर्थात सांघातिक प्रकृति की होती है। इन कोशिकाओं में वृद्धि एवं बहुगुणन की बहुत क्षमता पाई जाती है। ये कोशिकाएं सामान्य वयस्क कोशिकाओं के समान किसी भी प्रकार का कार्य करने में संपन्न नहीं करती है। इनमें अनियमित एवं बड़ा केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं का संपर्क संदमन नष्ट हो जाता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है। अर्बुद की या ट्यूमर की वृद्धि स्वायत्तता के लिए हुई होती है, अर्थात यह वृद्धि हेतु अपने स्वयं के नियमों का पालन करती है। जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ के ऊतकों को नियंत्रित करने वाले नियमों का ये पालन नहीं करती है। इस प्रकार से ये कैंसर कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू।